और दलों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए इतने अवसर किसी और दल में हैं जितने हमारी पार्टी में हैं। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ, गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे दल का हिस्सा हूँ जहाँ महिलाओं के समर्पण को, उसकी प्रतिबद्धता को, उसके काबिलियत को सही तरह से आंका जाता है। भाजपा के लोग स्वयं अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा लोगों के सामने स्वयं एक्सपोज हो रहा है। भाजपा धर्म की राजनीति करती है, सेना के पराक्रम पर शौर्य लूटने का प्रयास करती है। इनके नेता महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है, इनके नेता बदजुबानी में नंबर 1 है। भाजपा के विधायक, सिटिंग विधायक यौन उत्पीड़न में फंसे हुए आरोपी हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा गरिमामयी तरीके से इस देश की सत्ता चलाई और दूसरी तरफ ये दल है जिसने सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, किसी को नहीं छोड़ा। सेल्फ डिफेंस की हमें उनको ट्रेनिंग अपने बच्चियों को खासकर जरूर दिलवानी चाहिए। थोता चना बाजे घना। उन्होंने 2014 से जनता को ठगने का काम शुरू किया। छलावा तो इनका तभी से शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा करी, कोई और लॉकडाउन हुआ हो ना हुआ हो, त्रिवेंद्र रावत जी ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया कि ये सरकार अहंकारी हो गई और सत्ता की हनक इसके सर चढ़कर बोल गई। कि क्या हमारा देश था आजादी से पहले, कितनी मुश्किलों से हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलाई इस देश को गुलामी से। आपने कहा था अटल जी ने बनाया है और इसको मोदी जी संवारेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आड़ में आपके दिग्गजों ने क्या किया बेटियों के साथ? सबका विकास किया कहा आपने, तो क्या विकास किया आपने? 17 किसानों ने आत्महत्या कर ली यहाँ पर। अपने हौसलों से नारी भर रही उड़ान है, अपने हौसलों से नारी भर रही उड़ान है, ना ही कोई शिकायत ना ही कोई थकान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड युवा कांग्रेस के एक नए कार्यक्रम में जिसका नाम है मातृशक्ति की बुलंद आवाज, जिसमें हम आपको मिलाएंगे ऐसी मातृशक्तियों से जो पुरुषों से कंधा मिलाकर एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसी कड़ी में आज आपको मिलाने जा रहे हैं हम AICC की सदस्या और प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती गरिमा मेहरा दसोनी जी से। नमस्कार गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत धन्यवाद। तो गरिमा जी, एक सैन्य अधिकारी की धर्मपत्नी होने के साथ साथ आप एक माँ भी हैं। किस प्रकार आप राजनीतिक और गृहस्थ जीवन में संतुलन बना पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि परिवार ही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। परिवार एक रीढ़ है किसी भी व्यक्ति की जो काम पर जाता है, और मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला जहाँ बच्चे, पति, सास ससुर सब बहुत सपोर्टिव हैं। और मैंने जब जिस करियर की, जिस प्रोफेशन की शुरुआत करनी चाहिए, जब मैंने शादी मेरी बहुत कम उम्र में हो गई थी, मैंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, तो मुझे ससुराल पक्ष से बहुत फेवर मिला। उन लोगों ने थम्स अप करके मुझे आगे पढ़ने के लिए भेजा। उसके बाद मैं 13 साल तक शिक्षिका रही। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाया मैंने सीनियर बच्चों को, तो उसमें भी हमेशा परिवार का, सास ससुर का बहुत सपोर्ट रहा। फिर जब मैंने शिक्षा को छोड़कर राजनीति में प्रवेश करने की सोची, तो उसमें भी मैंने अपने परिवार के साथ चिंतन मंथन किया और अपने पूरे परिदृश्य को देखा कि क्या मैं तालमेल बैठा पाऊंगी कि नहीं बैठा पाऊंगी। अब क्योंकि मैं चौथी पीढ़ी हूँ कांग्रेस के अंदर, मैं राजनीति करते हुए मेरा पूरा परिवार योगदान कांग्रेस को समर्पित है। पूरा कांग्रेस परिवार को मेरा, चाहे मेरे दादाजी कह लीजिए, पिताजी कह लीजिए, अब मेरे चाचा हैं, और उसके बाद मैं अब राजनीति में मैंने प्रवेश किया, तो बहुत अच्छे से देखी भाली थी पहले से ही। तो मेरे लिए नया कुछ नहीं था यहाँ, मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करती थी अपने आप को। तो इसमें भी पूरी मेरी जर्नी में, अब लगभग जर्नी काफ़ी हो गई है राजनीति में भी, तो पूरी जर्नी में सबसे बड़ा अगर सपोर्ट सिस्टम कहूँगी तो मैं परिवार को ही कहूँगी, और साथ में पार्टी ने भी बहुत सहयोग किया। और दलों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए इतने अवसर किसी और दल में हैं जितने हमारी पार्टी में हैं। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ, गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे दल का हिस्सा हूँ जहाँ महिलाओं के समर्पण को, उसकी प्रतिबद्धता को, उसके काबिलियत को सही तरह से आंका जाता है और स्थान दिया जाता है। नारी का अपमान साक्षात मां लक्ष्मी और सरस्वती जी का अपमान कहा जाता है, परंतु आए दिन हम देखते हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व एवं अभी हाल ही में हमने देखा कि बंशीधर भगत जी ने भी
श्रीमती इंदिरा हृदय जी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व तो बार बार श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्दों का, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते ही रहते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि अब विपक्ष को कहने के लिए कुछ नहीं बचा। भाजपा के लोग स्वयं अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। उनका चाल चरित्र, चेहरा लोगों के सामने स्वयं एक्सपोज हो रहा है। अभी तक तो विपक्ष कह रहा था कि भाजपा देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, भाजपा धर्म की राजनीति करती है, सेना के पराक्रम पर शौर्य लूटने का प्रयास करती है और भाजपा देश को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। ये अभी तक एक विपक्ष होने के नाते हम कहा करते थे, लेकिन अब लोगों को भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं इनके नेता महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है, इनके नेता बदजुबानी में नंबर 1 है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने में नंबर 1 है, और जो एक गरिमा एक राजनीति की होनी चाहिए, जो एक बिलो द बेल्ट रिमार्क्स हैं वो नहीं होने चाहिए, एक सभ्य समाज में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा ने उस गरिमा को भी तार तार किया है। यहाँ पर व्यक्तिगत आक्षेप की शुरुआत प्रधान सेवक से शुरुआत होते होते अब जो है सूबे के जो सत्तारूढ़ दल है उसके प्रदेश अध्यक्ष अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की अशिष्ट भाषा, अमर्यादित भाषा, अपशब्द इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं तक एक अच्छा मैसेज नहीं जाता और उत्तराखंड में भाजपा की छवि को बहुत इससे नुकसान पहुंचा है, बहुत धूमिल हुई है। मातृशक्ति को भी समझ में आया है कि एक इतनी बड़ी उम्र की महिला जिसका 40-50 साल का जीवन राजनीति में या समाज सेवा में समर्पित रहा हो, जिसको संसदीय बातों का इतना ज्ञान हो, उसके लिए अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर एक आम महिला के लिए आपके मन में कैसी छवि होगी या क्या मानसिकता आपकी होगी, क्या संस्कार आपके दल के होंगे। ये सारी बातें, एक लंबा मैसेज समाज में जाता है और मैसेज अच्छा नहीं गया है, क्योंकि भाजपा के 2 दिग्गज नेता, आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न में भाजपा के विधायक, सिटिंग विधायक यौन उत्पीड़न में फंसे हुए आरोपी हैं, और वहीं संगठन महामंत्री जो कि सूबे के अंदर संगठन का सबसे बड़ा पद होता है प्रदेश अध्यक्ष के बाद, वो अपनी ही महिला कार्यकर्ता के साथ यौन उत्पीड़न के केस में फंसे हुए थे। उनको बेदखल किया गया, यहाँ उत्तराखंड से दूसरे प्रदेश में भेजा गया मजबूरन भाजपा के द्वारा, और उसके बाद अब लगातार जिस तरह की शब्दावली भाजपा के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लगातार मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेंट उस दल को पहुंच रहा है और विपक्ष के कहने के लिए अब कुछ बात रह नहीं गई है। अब जनता खुद आकलन कर रही है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा गरिमामयी तरीके से इस देश की सत्ता चलाई और दूसरी तरफ ये दल है जिसने सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, किसी को नहीं छोड़ा और अब तो ये प्रदेशों में व्यक्तिगत लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। जी, चाहे हाथरस की घटना हो या हरिद्वार में बच्ची के रेप का मामला हो, आए दिन हम देखते रहते हैं कि महिला उत्पीड़न के बहुत से मामले सामने आते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी और भाजपा की सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आबादी, जो देश की आबादी है उसका आधा हिस्सा है, हम कहीं कमतर नहीं है। 50%, 51% महिलाओं की जो है वो यहाँ पर एक तरह से पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर। उसके बावजूद जिस दृष्टिकोण से महिलाओं को यहाँ पर देखा जाता है या एक द्वैम दर्जे का नागरिक जिस तरह से समझा जाता है वो अपने आप में दुखद है। कहीं ना कहीं माइंडसेट में बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। जहां माएँ अपने बेटियों को चाल चलन सिखाती हैं, हंसना बोलना सिखाती हैं, अच्छे तमीज़दार कपड़े पहनने का एक सहूर सिखाती हैं, वहीं दूसरी तरफ माँओं को बेटों की परवरिश में भी उतना ही ध्यान देना होगा। बेटों को भी बचपन से कहीं ना कहीं मेंटली तैयार करना होगा कि जिस तरह से घर में माँ बहन हैं वैसे ही बाहर की महिलाएं भी हैं। उनको सिर्फ एक शरीर के रूप में ना देखकर उनकी काबिलियत, उनके मानसिक दृष्टिकोण को, उनकी भावनाओं को अहमियत देनी होगी। और जो यौन उत्पीड़न के केस बढ़ रहे हैं उसमें हमको एक माँ होने के नाते अपनी बेटियों को तमाम उन चीज़ों से लैस करना होगा। हमको मार्शल आर्ट सिखाना पड़े, ताइक्वांडो सिखाना पड़े या कुछ भी सिखाना पड़े, सेल्फ डिफेंस की हमें उनको ट्रेनिंग अपने बच्चियों को खासकर ज़रूर दिलवानी चाहिए। और समाज में सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि सरकार को अपना इकबाल बुलंद करना होगा, सरकार को उदाहरण पेश करना होगा। कोई भी लोग जो यौन उत्पीड़न में संलिप्त हैं, ऐसे आरोपियों को ऐसा दंड देना होगा कि
दूसरे की रूह कांपे उस तरह का काम करने के लिए, चाहे हाथरस की घटना हो, निर्भया जैसी घटना हो, या तमाम ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो घटनाएं आज हो रही हैं। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से भी हमको अपने समाज को और ज़्यादा सुदृढ़ करना होगा। हमको जो गलियां हैं उनको अंधेरे में न रखकर उसमें लाइट्स का प्रबंध करना होगा। सीसीटीवी कैमरा जगह जगह सरकारों को लगाने चाहिए ताकि आरोपी पकड़ में भी आए और लड़कियां बेधड़क होकर काम पर जा सकें, पढ़ने के लिए जा सकें। और वहीं दूसरी ओर मुझे लगता है कि अपना इकबाल बुलंद करना पड़ेगा ताकि जो कानूनी व्यवस्था है उसके ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो कायम रहे। नरेंद्र मोदी जी हों या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों, लगातार लाखों रोजगार देने की बात कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो -1% बेरोजगारी का दावा उत्तराखंड में कर दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठोता चना बाजे घना, जिसका देखे धरातल पर कुछ नहीं होता वो इसी तरह से चीख चिल्लाकर छत से छज्जे से सब जगह से चीख कर इन्होंने 2014 से जनता को ठगने का काम शुरू किया। छलावा तो इनका तभी से शुरू हो गया था और 14 के वायदे अभी पूरे नहीं हुए थे कि 19 के वादे और सर पर आ गिरे। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जहां तक आपने मुद्दा उठाया वो आज प्रदेश का ही नहीं देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। 45 साल का बेरोजगारी का आंकड़ा आज आसमान छू रहा है और इतना 45 सालों में बेरोजगारी इस देश ने नहीं देखी जो आज देखने को मिल रही है। कोरोना संकट ने और करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए मुझे लगता है कि 12 करोड़ लोगों ने अपने जॉब्स, अपनी नौकरियां खोई हैं। ऐसे में ज़रूरत थी सरकार की संवेदनशीलता की, ज़रूरत थी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, ज़रूरत थी नए रास्ते खोलने की, दरवाजे खोलने की। लेकिन आप कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन में पड़ गए, आप ठेका प्रथा में पड़ गए। आपने जो 10 लाख जॉब्स हैं केंद्रीय नौकरियों में, वहां आप जो है ठेका प्रथा में लोगों को रख रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वहां कम तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसलिए आप परमानेंट भर्तियां नहीं कर रहे हैं। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 7.25 लाख लोग शिक्षित बेरोजगार जो है सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं 7 से 7.5 लाख को मैं रोजगार दे चुका हूं अपने 4 साल के कार्यकाल में। तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? इसका मतलब सेवा योजन कार्यालय में एक भी पंजीकृत बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए। तमाम विभाग ऐसे हैं जिसमें अध्याचन लंबित पड़े हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस जो हमारी पार्टी थी उसने इतनी भर्तियां करी, अध्याचन हम शुरू करके गए, हमने अपना अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हम अपना प्रदेश का बना कर गए, उसको भी आप उससे भी लाभ नहीं ले पा रहे। आप उपनल कर्मियों की नहीं सुनते, आप शिक्षकों की, कर्मचारियों की नहीं सुनते। आए दिन हम देख रहे हैं कोई ना कोई समाज का तबका जो है वो आपके खिलाफ झंडा बुलंद करके खड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखकर लगता है कि बहुत उदासीनता के साथ इन्होंने 4 साल गुजारे प्रदेश के अंदर। कोई दिशा विहीन ये सरकार लगी, कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट इनके पास था नहीं कि ये प्रदेश को आखिर ले जाना कहाँ चाहते हैं। इनकी प्राथमिकता भी इनकी सत्ता में दिखाई नहीं पड़ी। सत्ता जिसके पास होती है उसको पता होता है कि मुझे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी है, मुझे कृषि को देनी है, नेक्स्ट ईयर मैं शिक्षा को प्राथमिकता दूंगा, उसके अगले साल में बेरोजगारों को दूंगा। लेकिन यहाँ पर 4 साल में हमने देखा किसान जितना त्राहिमाम रहा उतनी महिलाएं रही, जितना व्यापारी त्राहिमाम रहा उतने बेरोजगार रहे। समाज का कोई तबका आज है ही नहीं ऐसा। प्रवासियों के साथ इन्होंने क्या किया, किस तरह का व्यवहार किया। कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर्स की देखरेख ये नहीं कर पाए। पिंजरे में हमारे मुख्यमंत्री कैद हो गए। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा करी, कोई और लॉकडाउन हुआ हो ना हुआ हो, त्रिवेंद्र रावत जी ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। अरे आप इस प्रदेश के मुखिया थे, आपको तो औचक निरीक्षण करना चाहिए था। आप मास्क लगा के जाते, 3-3, 4-4 मास्क लगा के जाते, पीपीई किट पहन कर जाते, लेकिन आप देखते तो मेरे प्रदेश की जनता का हाल क्या है। लेकिन आपने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। इस बात के लिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और जिस तरह से 4 साल आपने दिशा विहीन सरकार यहाँ पर चलाई, चाहे कोई भी शिक्षक हो, कर्मचारी वर्ग हो, हमारे शिक्षित बेरोजगार हो, आपने लाठियां भाजने का काम किया। आपको इतनी भी संवेदनशीलता आपके अंदर नहीं रही कि एक तरफ आप रोजगार नहीं दे रहे हो युवाओं को, दूसरी तरफ जब वो अवसादग्रस्त युवा सड़क पर आपके खिलाफ लामबंद हो रहा है, आपसे रोजगार मांग रहा है, आंदोलन कर रहा है, जो लोकतंत्र में उसका अधिकार है उसका प्रयोग कर रहा है, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, तो आपने लाठियां, पुलिस आपने आगे कर दी, दमनकारी नीति आपने उसके ऊपर अपनाई। तो कहीं ना कहीं सरकार मोटी चमड़ी की भी दिखाई पड़ी। ऐसा लगा कि खाल बहुत मोटी है सरकार की। 57 का बहुमत जो जनता ने उत्तराखंड की दिया है, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी गलती थी कि ये सरकार अहंकारी हो गई और सत्ता की हनक इसके सर चढ़कर बोल रही।
पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, काफ़ी हमारे किसान भाई शहीद भी हो गए हैं और इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न हिस्सों में देश के ट्रैक्टर रैलियां भी निकाली जा रही हैं और आपने देखा होगा कि प्रशासन और शासन उसको रोकने का कार्य कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी अपने आप में बहुत ही शर्मसार करने वाला है। एक तरफ तो हम गौरवान्वित हैं कि हमारे देश का अन्नदाता प्रतिबद्ध है, समर्पित है, एक देश की राजनीति को उसने दिशा देने का काम किया, उसने देश के युवाओं को दिखाया, 70 साल के 80 साल के हमारे किसान ने भाई ने ये दिखाया है कि अगर आप समर्पित होते हैं, आपकी इच्छा शक्ति अगर दृढ़ है तो आप कैसी भी सरकारों को घुटनों पर ला सकते हैं। एक तरफ ये गौरव का विषय है, वहीं दूसरी ओर विश्व में जिस तरह से जो छवि भारत की धूमिल हुई है कि आपने उस अन्नदाता को सड़कों पर रातें गुजारने के लिए मजबूर कर दिया, सर्द हवाओं में, बर्फीली हवाओं में, अपनी मां समान जमीन को छोड़कर, अपने परिजनों को छोड़कर, वो अन्नदाता आज खेती को छोड़कर सड़क पर बैठा हुआ है, मांगों के लिए बैठा हुआ है। लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। आखिर क्या मजबूरी है सरकार की कि आपके खिलाफ जो जिसने अर्थव्यवस्था को इतने सालों तक संभाला है, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था जब जब विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी में गई है, दूसरे देश आर्थिक मंदी में गए हैं, रिसेशन में गए हैं, तो भारत देश हमेशा बचा रहा, इसलिए क्योंकि हमारा किसान प्रधान देश है। तो 67% हमारे वहां खेती होती है। ऐसा किसान जब लाभबद्ध है आपके खिलाफ 2 महीने से, तो वो पूंजीपतियों को कौन सी आपने वो चाबी दी कि आप आज झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? आखिर मजबूरी क्या है? किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए इतना हित, अपना हित। सरकार कह रही है इन तीनों बिलों में आपका हित छुपा हुआ है। किसान कह रहा है मत करिए हमारा हित, हमें नहीं चाहिए, हम जैसे हैं, जैसे कांग्रेस सरकार ने हमें रखा था हम उसी में खुश हैं। लेकिन मोदी सरकार जबरदस्ती थोप रही है, इसलिए क्योंकि पूंजीपतियों को कहीं ना कहीं बयाना उनसे पकड़ लिया गया है, उनके साथ अंडर द टेबल जो है सेटिंग गेटिंग हो चुकी है। इसलिए आज आप किसान को, अन्नदाता की अनदेखी कर रहे हैं और ये निश्चित तौर पर मोदी सरकार के ताबूत में कील का काम ये आंदोलन करेगा। इस देश की राजनीति को पूरी तरह से बदलने का ये किसान आंदोलन काम करेगा। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर सरकार की भूमिका के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार अगर चाहती तो कम कर सकती थी। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार जो सत्ता में बैठे हैं उनकी सरकार, ये बार बार आपने पोस्टर बैनर छपवाए थे, आपने जनता को भ्रमित किया था कि आप हमें सत्ता में लाइए, हम आपको महंगाई से बचाएंगे। लेकिन आज आप देखिए 100 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपने 100 रुपया ज्यादा बढ़ा दिया गैस सिलेंडर पे। हम छोड़ के गए थे 300 कुछ रुपए में, आज 900 रुपया पहुंच गया सिलेंडर। तो 72 साल में कांग्रेस पार्टी सिलेंडर को मात्र 350 पौने 400 तक ला पाई और आपने मात्र 6 सालों में सिलेंडर पहुंचा दिया है 900 रुपया। आपने पेट्रोल डीजल की, आज ही के समाचार पत्रों की ये मुख्य खबर है कि उत्तराखंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया पेट्रोल के दामों में। उत्तराखंड में सबसे महंगा पेट्रोल आज के दिन बिक रहा है। तो ऐसे में जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सारी उपभोग की चीजें महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ की जनता जिस तरह से महंगाई की चक्की में पिस रही है, एक तरफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दूसरी चीजें तो है ही हैं। जहां आपने जिला प्राधिकरण का गठन किया, आपने भू कानून का गठन किया, आपने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया, आपसे आज महिलाओं को बचाने की, अपनी बेटियों को बचाने की जरूरत पड़ रही है भाजपा के लोगों से। वहीं दूसरी ओर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की आमदनी में लगातार जो है कमी आई है। कोई भी फैक्ट्री मालिक हो या कोई भी कंपनी हो, वो उतना पैसा या उतनी तनख्वाह नहीं दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को, आधी तनख्वाह लोगों को मिल रही है। ऐसे में जब वो सब्जी और दाल खरीदने जा रहा है तो उसके होश उड़ जा रहे हैं। आपने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें आपने महंगाई की मार ना करी हो। और गृहिणी का बजट तो पूरी तरह से खराब कर दिया आपने। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्याज आलू एक गरीब का भोजन होते थे, आज उसको वो भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में महंगाई 2022 में विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की टीएसआर की सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जैसा कि मैंने कहा कि अब देश को आज़ाद हुए बहुत समय हो गया है। ऐसे में यौन उत्पीड़न के जो केस हैं वो लगातार बढ़ने के बजाय घटने चाहिए थे।
लेकिन इनमें इजाफा हो रहा है। प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा इजाफा योगी सरकार में हो गया है। यहाँ उत्तराखंड देवभूमि तपोभूमि कही जाती है। यहाँ भी लगातार हमारे ग्रामीण अंचलों से ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो कि शर्मसार करने वाली हैं। ऐसे में जैसा मैंने पहले कहा कि सरकारों को एक तो बच्चियों को सशक्त करने के लिए उनके साक्षरता की तरफ ध्यान देना होगा। घर से निकाल कर बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा बच्चियों के लिए देनी होगी। शिक्षित बच्ची कहीं ना कहीं अपना डिफेंस करना या अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीखेगी। वहीं दूसरी ओर अपना कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। आरोपियों को पकड़कर उदाहरण स्वरूप ऐसा दंड देना होगा कि दूसरे लोगों का मन कांपे गलत काम करने से पहले, दुष्कर्म करने से पहले। जैसा मैंने कहा कि आपको लाइटों का प्रबंध करना पड़ेगा ताकि किसी का मन रात अंधेरे में घबराए नहीं, और सीसीटीवी कैमरास लगाने होंगे। आरोपियों के बीच में अपना रसूख, अपना इकबाल आपको बुलंद करना होगा। वहीं बच्चियों को दूसरी तरफ आपको ट्रेनिंग देनी होगी सेल्फ डिफेंस की, जिसकी वजह से ये दुष्कर्म कम से कम तर होते चले जाएं। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के इस चैनल के माध्यम से महिलाओं एवं युवा कांग्रेस के साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवा पीढ़ी को देखकर बहुत सकारात्मक ख्याल मेरे मन में है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बहुत जागरूक है। खास करके मैं युवा कांग्रेस के साथियों को देखती हूँ तो वो जोश से, उत्साह से लबरेज हैं। ऐसे में वो सही दिशा की ओर जाएं, सकारात्मक दिशा की ओर जाएं, कुछ कंस्ट्रक्टिव समाज के लिए करें, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ एक कमी जो आज के युवा में दिखाई पड़ती है वो ये कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारी मान्यताओं, हमारे देश का इतिहास, इन सब के बारे में जानकारी उनके पास कम है। तो मैं सिर्फ अपने युवा साथियों को ये संदेश देना चाहूँगी, मेरे साथ जो मातृशक्ति इसको देख रही है उससे तो कहना चाहूँगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। युवा साथियों से कहना चाहूँगी कि अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपने आप को जानकारी से लैस रखिए, ताकि आप जब किसी के सामने खड़े हों तो आपको अपने देश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो धार्मिक जानकारी हो, राजनीतिक जानकारी हो या सामाजिक जानकारी हो। तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन युवा जिस तरह से मोबाइल से एडिक्ट हो गया है वो कहीं ना कहीं उसका दोधारी तलवार कहा जाता है टेक्नोलॉजी को, इसीलिए कि उसका दुष्प्रभाव यही है कि युवा बाकी चीज़ों से कट गया, अपने रिश्ते नातों से कट गया। तो आज का जो युवा है उसने नेहरू जी का काल नहीं देखा, इंदिरा जी का काल नहीं देखा, लाल बहादुर शास्त्री जी का काल नहीं देखा। उसको वो जानने की जरूरत है कि क्या हमारा देश था आजादी से पहले, कितनी मुश्किलों से हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलाई इस देश को गुलामी से, सैकड़ों साल की जो गुलामी थी उससे आजादी मिली। और उसके बाद प्री इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि इन महापुरुषों का योगदान देश के लिए, ये देश कोई 2 दिन में या 2 साल में या 4 साल में यहाँ नहीं पहुंचा है। अगर भारत देश का कोई गौरव है विश्व के अंदर या विकासशील देशों में ये गिना जाता है, बढ़ते हुए देशों में, प्रगतिशील देशों में ये गिना जाता है, तो उसके लिए सालों साल का अथक परिश्रम लगा है, श्रमिकों का लगा है, मजदूरों का लगा है, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का लगा है, और वहीं कहीं ना कहीं उन लोगों का लगा है जो प्रणेता थे हर चीज़ के, धर्मनिरपेक्षता को कैसे, अनेकता में एकता जो हमारी देश की पहचान है, जो संस्कृति हमारे देश की पहचान है, वो इतनी अनूठी उसने रूप कैसे लिया, उसका स्वरूप कैसे उसकी जड़ें इतनी मजबूत हुई। क्यों हमारे देश के लिए ये कहा गया आज़ादी के बाद कि देश जो है ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा, क्योंकि इतने सारे धर्म, इतने सारे दल, इतनी सारी जातियां यहाँ हैं, तो ये एक साथ नहीं रह पाएंगी। ये कुछ भविष्य ज्ञाताओं ने भविष्यवाणी की थी हमारे देश के लिए, लेकिन आज इतने सालों बाद भी हम एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने संविधान की जड़ों को मजबूत किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना में एक इस देश को एक
धागे की तरह बांध कर रखा और जो समरसता है, जो सोशल फैब्रिक है हमारे देश का, उसको कैसे कंसोलिडेट किया, सीमेंट किया, ये सारा जानने की ज़रूरत है। डेफिनेटली हमको अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं के साथ आगे बढ़ना, आगे को देखना है, लेकिन पीछे अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। ये मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहती हूँ। और निश्चित तौर पर ये वर्कशॉप्स के ज़रिए, ये आप जैसे युवा जो आगे आए हैं, कांग्रेस का इतिहास, देश का इतिहास बताने के लिए, आप आगे भी उत्तरोत्तर इसी तरह से प्रगति करें। आप नए नए लोगों के साथ साक्षात्कार लोगों का कराएं, ताकि जो हमारा युवा है वो अपने को पुरानी पीढ़ी के साथ जोड़कर इस देश के को नया एक दिशा देने का काम करेगा, क्योंकि युवा ही वो व्यक्ति है जिसके कंधों पर इस देश की बागडोर आने वाली है या आ गई है। तो ऐसे में युवा ही अपने कंधों पर इस देश को ढोएगा और उसके कंधे मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है। गरिमा जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। आज इस सीट पर एज ए एंकर मैं बैठा हुआ हूँ। अगर मेरी जगह यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बैठे होते तो आप उनसे कम से कम शब्दों में क्या कहना चाहते हैं? मैं त्रिवेंद्र रावत जी से कहती कि आपने जिस तरह से इस प्रदेश को चलाया 4 सालों में, अच्छा होता कि आपको भूतो न भविष्यति, कभी न किसी दल को इतना बहुमत मिला, न शायद आगे मिलेगा। 57 का बहुमत, ट्रिपल इंजन की सरकार आपको मिली, लेकिन आपने वो जादू करके नहीं दिखाया जो आपने अपनी बातों में 2017 के चुनाव में कहा था। आपने कहा था अटल जी ने बनाया है और इसको मोदी जी संवारेंगे। आपने कहा था साथियों से, उत्तराखंड की जनता से, कि हमें वोट दीजिए, हम उत्तराखंड की शक्लो सूरत बदल देंगे। लेकिन आज विडंबना ये है त्रिवेंद्र रावत जी कि आज समाज का हर तबका थू-थू कर रहा है भाजपा के सिर्फ टव्वल को देखकर, भाजपा के अंदरूनी झगड़ों को देखकर, भाजपा के मंत्री अपने दूसरे मंत्री के साथ जूतम बाजार कर रहे हैं, मंत्री की सचिवों के साथ नहीं पट रही है, केंद्रीय मंत्री जो हैं यहाँ करोड़ों के घोटाले की बात कह रहे हैं। मेनका गांधी जी ने आपको पत्र लिखा है, कर्मकार बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला हो गया। यानी कि आपने सिर्फ नारे दिए इस प्रदेश की जनता को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आड़ में आपके दिग्गजों ने क्या किया बेटियों के साथ? सबका साथ सबका विकास किया कहा आपने, तो क्या विकास किया आपने? 17 किसानों ने आत्महत्या कर ली यहाँ पर। उसके बाद आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की आड़ में एक के बाद एक भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे हो गए, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने आपके ऊपर सीबीआई जांच की बात कह दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं त्रिवेंद्र रावत जी से ये सवाल जरूर करूंगी कि क्या भाषण ही आपका शासन है? धन्यवाद गरिमा जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज थी हमारे साथ एआईसीसी की सदस्य और प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती गरिमा मेहरा दसोनी जी, जिनके बुलंद आवाज और विचारों को सुनकर निश्चित ही आप प्रेरित हो गए होंगे। जल्द ही मिलूंगा आपको एक नई मातृशक्ति के साथ, मातृशक्ति की बुलंद आवाज में। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर